ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने 38 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग 39 के अनवर्ड चलते हैं और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। आइए देखते हैं 39 क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजुआन इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेजेस गम्स। इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट, ऐसा कौन सा प्रोटोजुआन पैरासाइट है ह्यूमन का जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को डैमेज करता है। ऑप्शन है पहला एंट अमीबा जिंजिविलिस, दूसरा है एंट अमीबा कोलाई, तीसरा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और चौथा है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है एंट अमीबा जिंजिविलिस। तो एंट अमीबा जिंजिविलिस जो है ये मनुष्य का जो सॉकेट होता है, जो गम होता है, मसूड़ों में जो पस फॉर्मेशन हो जाता है, मवाद जो बन जाता है, उसी के अंदर ये पाया जाता है। और इस बीमारी को एंट अमीबा जिंजिविलिस से होने वाली बीमारी को हम टूथ डिकेइंग डिजीज़ कहते हैं, अर्थात पायरिया कहते हैं। तो पायरिया के रूप में जो दांत के डिजीज़ पाए जाते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय द एंट अमीबा जिंजिविलिस के द्वारा। ठीक, तो ये एक ऐसा प्रोटोजुआन पैरासाइट है जो मनुष्य के माउथ अर्थात गम को नष्ट करने वाला होता है, मनुष्य के मुख में पाया जाता है और इसको हम टूथ डिकेइंग डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक, आइए हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन नंबर 40। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज़, पहला है 1 सीडोपोडिया, दूसरा 2 सीडोपोडिया, तीसरा मेनी सीडोपोडिया और 4 जो है नो सीडोपोडिया। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में 1 सीडोपोडिया पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, केवल 1 सीडोपोडिया देखने को मिलता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में केवल और केवल 1 सीडोपोडिया पाया जाता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और ये सीडोपोडिया किसके लिए होता है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के विषय में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज़, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज़ ऑप्शन में दिया है 1 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, 3 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में किसी प्रकार का कोई कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। जब इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिकॉज कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन, चूंकि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होता है इसलिए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल टोटली एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक, लेकिन यहीं एक और बात करें तो ये फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। 2 वैक्यूल्स के नाम से आप 2 देखेंगे, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, एक फूड वैक्यूल्स। तो इसमें फूड वैक्यूल्स तो पाया जाता है लेकिन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का टोटली अभाव होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के विषय में। कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज, डिसेंट्री जो एक पेचिश बीमारी होती है एमीबिक डिसेंट्री के रूप में, तो एमीबिक डिसेंट्री का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन है एंट अमीबा जिंजिविलिस, दूसरा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तीसरा है एंट अमीबा बक्केलिस और चौथा है एंट अमीबा कोलाई। तो सही ऑप्शन होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अर्थात एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एमीबियसिस डिजीज कहते हैं या एमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। बच्चों ये जो होता है ये कोलन में पाया जाता है, जो हमारा बड़ा आंत होता है, बड़े आंत के कोलन में ये देखने को मिलता है और ये हमारे म्यूकस की दीवारों से चिपका हुआ होता है। तो हमारे म्यूकस को, जो म्यूकस लेयर है उसको ये खाने का काम करता है। इस प्रकार से जब डिसेंट्री में जब पेचिश पड़ता है तो इसमें खून के साथ अर्थात ब्लड के साथ म्यूकस भी आता है, स्लेस भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये आंत की दीवारों को क्या करता है? काट काट के गिराने का काम करता है। तो इससे जो बीमारी कॉज होता है उसको हम क्या कहते हैं? एमीबियसिस या एमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, विच इज कॉज्ड बाय द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे कोलन में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है? एक प्रकार का डिसेंट्री बीमारी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो क्या होता है? ऑप्शन दिया है पहला प्रीसिस्टिक स्टेज, दूसरा सिस्टिक स्टेज, तीसरा टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट और चौथा ट्रोफोजॉइट्स स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट या जिसको हम क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं, इसको दोनों नाम से जानते हैं, क्वाड्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट या
टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, ये इनका क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है। बच्चों एंटेम्बा हिस्टोलिटिका के एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है जिसका पूरा जीवन चक्र एक ही पोषक में पूरा होता है। अर्थात जब किसी मनुष्य के अंदर टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट बन जाता है और वो मल को डिफिकेट करता है, मल का डिफिकेशन करता है और मल बाहर आ जाता है, और फिर वो मल किसी कंटामिनेटेड फूड और वाटर के माध्यम से किसी दूसरे मनुष्य के अंदर पहुंच जाता है, तो वही क्वाड्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट क्या होता है, इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द अदर ह्यूमन बींग्स। दूसरे मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव स्टेज बन जाता है। तो इसके लिए किसी दूसरे एनिमल्स की आवश्यकता नहीं होती है, ये केवल एक ही मनुष्य के अंदर अपना पूरा लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करता है। तो ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। और ये क्या होता है, इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है उसको हम क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट या फिर टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं, जिसको हम चतुष्केंद्रीय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्केंद्रीय अवस्था। ठीक, तो टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटेम्बा हिस्टोलिटिका। ठीक, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के विषय में। 44, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआंस। किस प्रोटोजोआंस में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का पूर्णता अभाव होता है। तो मैंने बताया कि एंटेम्बा हिस्टोलिटिका में चूंकि ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए इसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज टोटली एब्सेंट इन एंटेम्बा हिस्टोलिटिका, अर्थात इसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन, फिर से वही दिया है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एंटेम्बा हिस्टोलिटिका में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का टोटली अभाव होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाया जाता। लेकिन आप वहीं रिमार्क कर लेंगे, फूड वैक्यूल्स पाया जाता है, केवल और केवल कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मेच्योर सिस्ट ऑफ द एंटेम्बा कोलाई। एंटेम्बा कोलाई में जो मेच्योर होने पर, वयस्क अवस्था हो जाने पर कितने न्यूक्लियाई बनते हैं, है ना। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 2 और चौथा है नन अबव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 न्यूक्लियस बनते हैं। कितने न्यूक्लियाई बनते हैं, मतलब एक मेच्योर सिस्ट से एंटेम्बा कोलाई के कितने न्यूक्लियाई बनते हैं, 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है 47, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटेम्बा हिस्टोलिटिका इज। अभी हम लोगों ने बात किया कि एंटेम्बा हिस्टोलिटिका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है उसको हम क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट या टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। पहला ऑप्शन है स्पोरोजॉइट्स स्टेज, दूसरा है माइन्यूटा स्टेज, तीसरा है बाइन्यूक्लिएटेड स्टेज और चौथा है टेट्रान्यूक्लिएटेड स्टेज। तो इसमें जो सही है वो क्या है, टेट्रान्यूक्लिएटेड फॉर्म या टेट्रान्यूक्लिएटेड स्टेज जो होता है, इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटेम्बा हिस्टोलिटिका। आइए बात करते हैं 48, द एक्सक्रीशन ऑफ द एंटेम्बा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाई। एंटेम्बा हिस्टोलिटिका में जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, दूसरा है जनरल बॉडी सरफेस, तीसरा है फूड वैक्यूल्स, चौथा है इंडोसोम्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है जनरल बॉडी सरफेस, अर्थात इसके एक्सक्रीशन किसी भी वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स इसमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए इसमें किसी भी पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इसलिए इसमें एक्सक्रीशन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, केवल और केवल प्लाज्मा लेवल अर्थात जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही इसमें एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा इसमें एक्सक्रीशन की प्रक्रिया परफॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जनरल बॉडी सरफेस। आइए बात करते हैं 49, इन ह्यूमन एंटेम्बा जिंजिविलिस लिव्स इन द। ह्यूमन में एंटेम्बा जिंजिविलिस कहाँ होता है। पहला ऑप्शन इंटेस्टाइन, दूसरा है कोलन, तीसरा है पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया और चौथा है इंटेस्टाइन और कोलन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया, अर्थात जो पायरिया बन जाता है दांत के मसूड़ों में जो पस फॉर्मेशन हो जाता है उसी पस के अंदर होता है। और मैंने बताया कि एंटेम्बा जिंजिविलिस से होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं, टूथ डिकेइंग डिजीज विच इज कॉमनली नोन एज द पायरिया। ठीक, तो ये बीमारी होती है। आइए हम बात करते हैं, अब ये एंटेम्बा हिस्टोलिटिका से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं समाप्त हुए। अब हम बात कर लेते हैं यूग्लिना के विषय में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कोरल रीफ्स आर फाउंड बाय। ये क्वेश्चन बच्चों प्रोटोजोआ से थोड़ा सा इतर आ गया है, ये रिलेटेड है सिलेंट्रेट से। तो कोरल रीफ जो होता है ये सिलेंट्रेट से पाया जाए। ये कोरल रीफ एक प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं, जैसे आप मालदीव देखेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो देखते हैं तो वो एक प्रकार के द्वीप हैं, और वो द्वीप जो है वो सिलेंट्रेट्स के एक ऐसा क्लास है जिसको हम क्या कहते हैं, एंथोजोआ। एंथोजोआ क्लास के जो एनिमल्स होते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा से, अर्थात फाइलम सिलेंट्रेटा के जो क्लास एंथोजोआ हैं
उनके जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, वो उनका जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और वो क्या होते हैं, वो जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनके पूरे जो स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वो जमा होते चले जाते हैं, और वो आगे चल कर के कोरल रीफ का निर्माण कर लेते हैं, और उसी कोरल रीफ पर लोग बस जाते हैं। तो आप देखेंगे जो द्वीप हैं, जो समुद्रों के बीच में जो द्वीप पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार मालदीव की हम अगर बात करें, तो वो एंथोजोआ संघ के प्राणियों के बनाए गए हैं जो सिलेंटेड से बिलोंग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, कोरल रीफ्स किसके द्वारा बनाए गए हैं? पहला है मोलस्का, दूसरा है इकाइनोडर्मेटा, तीसरा है प्रोटोजोआंस, और चौथा है सिलेंटेड। तो सही ऑप्शन जो होगा वो सिलेंटेड्स, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिलेंटेड्स का एंथोजोआ के जो प्राणी होते हैं, वो एंथोजोआ के प्राणी का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये कोरल रीफ बनाने का काम करते हैं। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं 51। द टू वर्ड्स डिफिनेशन यूनिसेलुलर एनिमल्स फॉर प्रोटोजोआंस इज फाउंड रेदर अनसेटिस्फैक्टरी ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स स्टेट टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस ऑफ दिस डिफिनेशन। इसमें कहा गया है कि एक टू वर्ड्स डिफिनेशन, जिसको हम यूनिसेलुलर एनिमल्स के रूप में जानते हैं फाइलम प्रोटोजोआ को, तो इसमें से कोई एक ऐसा प्राणी है जो इसका एक्सेप्शन स्वरूप होता है। तो बताइए वो कौन सा है? ऑप्शन है पहला यूग्लिना, दूसरा है स्पंज, तीसरा है सिलोमोनास, और चौथा है फंजाई। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा बच्चों वो यूग्लिना। यूग्लिना हालांकि ये बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ से, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, क्योंकि इसका जो बॉडी होता है वो कवर्ड होता है एक प्रकार के सेल सरफेस से, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। तो ये जो सेल सरफेस से कवर्ड होता है पेलिकल, ये एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर एनिमल्स के रूप में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये इसके यूग्लिना को हम क्या कहते हैं, इट इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स, है ना। इसलिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है प्रोटोजोआ के और प्राणियों से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पैरामाइलन बॉडीज आर, पैरामाइलन बॉडीज है किसका? क्या है ये? तो पहला ऑप्शन है रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, दूसरा है बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ फ्लैजेला, तीसरा है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मोडियम, और चौथा है माइक्रोन्यूक्लियस, क्या है, माइक्रो न्यूक्लियल इनकंजुगेटेड पैरामीशियम। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, इट इज पैरामाइलॉन इज द रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ यूग्लिना। ये यूग्लिना का रिजर्व फूड मटेरियल कहलाता है। क्या है? पैरामाइलम जो होता है इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ द यूग्लिना। यूग्लिना के रिजर्व फूड मटेरियल कहा जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। रिजर्व फूड इन यूग्लिना विरिडिस इज मेनली। यूग्लिना विरिडिस में जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा पैरामाइलम, तीसरा है फैट्स, चौथा बोथ ए एंड बी। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें दोनों कहते हैं, इसको हम पैरामाइलम स्टार्च कहते हैं। इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है वो क्या होता है? पैरामाइलम स्टार्च। तो इसमें दोनों सही, ऑप्शन ए एंड बी, स्टार्च एज वेल एज द पैरामाइलम, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। पैरामाइलम जो होता है ये क्या है? प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट की न्यूक्लियोप्रोटीन? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पैरामाइलम इज अ टाइप ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है? ये पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या है? ये पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो पैरामाइलम इज अ टाइप ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट। यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल टाइप्स। यूग्लिना में कौन सा क्लोरोफिल देखने को मिलता है? तो बच्चों इसको आप रिमार्क कर लेंगे, यूग्लिना में जो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसलिए यूग्लिना को हम क्या करते हैं? यूग्लिनोफाइटा में रखते हैं। इसका ये किंगडम जो इसका है, ये प्रोटिस्टा किंगडम का जो फाइलम है यूग्लिनोफाइटा है ना, अर्थात इसमें प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये जिस फाइलम में रखा गया उसको हम क्या कहते हैं? यूग्लिनोफाइटा। प्रोटोजोआ भी हम कहते हैं, लेकिन स्पेशली इनको हम यूग्लिनोफाइटा के नाम से जान सकते हैं कि इनका जो फाइलम क्या होता है? यूग्लिनोफाइटा। और किस किंगडम में है? ये प्रोटिस्टा किंगडम में रखे गए हैं। ठीक, और इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, और ये अपना भोजन स्वयं बनाने की भी टेंडेंसी रखते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज द हेटरोट्रॉप्स दोनों फूड न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं। द प्रूफ ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन। किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है? पहला है पैरामीशियम कॉर्डेटम, दूसरा है यूग्लिना विरिडिस, तीसरा है मोनोसिस्टिस एगिलिस, और चौथा है नन ऑफ दिस। इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना विरिडिस में किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसमें केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फिजन देखने को मिलता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फिजन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं भी विजिबल नहीं होता है।
आइए बात करते हैं 57। इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यूग्लिना में जो भोजन होता है वो किस रूप में संचित होता है? तो बच्चों इसमें जो सही ऑप्शन है वो पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स के रूप में। जैसा कि अभी ने बताया कि पैरामाइलन इनका रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है, ये इसको हम पैरामाइलन स्टार्च भी कहते हैं। विच इज अ टाइप ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल्स के रूप में पाया जाता है। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, पैरामाइलम इज द रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ द यूग्लिना वेरिडिस। ठीक, आइए अब हम लोगों ने टोटल 57 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोगों ने यूग्लिना को देख लिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मोडियम के विषय में, जो मलेरियल पैरासाइट है उनका हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।